सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का जो चैप्टर चल रहा था, हमारे चैप्टर 1 उसका। हमने थोड़ा बहुत कर लिया था, उसके बाद हमें पेज नंबर 7 से करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करते हैं फिर, और क्या है। यहाँ पर ले लेते हैं ये, बिल्कुल। तो पहले तो इरेजर लेके इसको मिटा देंगे और स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पेन, शायद ये थी, नहीं ये नहीं थी, ये थी। ठीक है भाई, पेन वैन का भी देखना पड़ता है हमें। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो वो कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्राइंगुलर नंबर्स। डू यू रिमेम्बर ट्राइंगुलर नंबर्स? अब कुछ तो ट्राइंगुलर नंबर्स पिछली क्लास में होते थे। ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते थे, देखते हैं हम। वो कह रहा है कि अगर आप अगर आप एक डॉट बनाओगे तो उसमें एक आएगा, लेकिन ट्रायंगल बनाते जाओ तो उसमें कुछ तो पैटर्न होता होगा, तभी तो वो बोल रहा है उसके बारे में। तो आप ट्रायंगल बनाते जाओगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के बाद एक लाइन जोड़ जोड़ जुड़ जाएगी, फिर उसके बाद एक और लाइन जुड़ जाएगी, फिर उसके बाद एक और लाइन जुड़ जाएगी। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 जोड़ रहा हूँ, उसके बाद 3 जोड़ रहा हूँ, उसके बाद 4 जोड़ रहा हूँ, उसके बाद 5 जोड़ रहा हूँ, और ऐसे करते जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक पैटर्न उसमें होता है ट्राइंगुलर नंबर्स में। आप एक लाइन जोड़ रहे हो, उसका मतलब आप नंबर्स जोड़ रहे हो। कभी 2 जोड़ रहे हो, कभी 3 जोड़ रहे हो, क्योंकि आपने जैसे इधर एक लाइन जोड़ दी तो उसमें तो 3 नंबर आ गए, लेकिन जब आप अगली लाइन जोड़ोगे तो उसमें 4 आएंगे, एंड ऐसे ही करते जाओगे तो बढ़ते जाएंगे नंबर। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्राइंगुलर नंबर। अब इनका कुछ रिलेशन है परफेक्ट स्क्वायर से, ये क्या है देखते हैं आगे, है ना। तो वो कह रहा है कि कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्राइंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर नंबर्स, एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रॉन द नेक्स्ट टर्म। वो कह रहा है कि आपने जो पैटर्न हम इसमें दिखा रहे हैं, उसको आप अगले टर्म के लिए अप्लाई कर देना। तो वो पैटर्न क्या दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं पहले। उसने क्या किया, दो ट्राइंगुलर नंबर्स को मिला दिया है, 3 और 1 को मिला दिया तो 2 का स्क्वायर बन गया। ऐसे ही 6 का जो ट्राइंगल था उसको 3 के साथ मिला दिया। ये 6 का ट्राइंगल है, ये 3 का ट्राइंगल है, मिला दिया तो एक स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही ये क्या था, 4 का 6 के बाद क्या था, 10 का। तो 10 का ट्राइंगल और यहाँ पे 6 का ट्राइंगल। ये जब ये दोनों आए तो हमें 4 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें जब हम करेंगे कुछ ऐसे करके, ऐसे होगा ना, तो यहाँ पे तो आएगा 5 का, सॉरी, मैं थोड़ा अलग तरीके से याद रखता हूँ, तो मेरे को ऐसे समझो कि जैसे पहले यहाँ पे 10 था ना, तो अब यहाँ पे 15 का यहाँ पे ट्राइंगल आ गया, और यहाँ पे 10 का ट्राइंगल आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25, विच इज 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आप करते जाओगे ट्राइंगल। जो कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उनको जब आप जोड़ दोगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। चलो, ये तो समझ आ गया। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि यार कौन सा ट्राइंगुलर नंबर जोड़ने पर कौन सा स्क्वायर आ रहा है। तो ये भी देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे क्या किया था हमने, पहला और दूसरा जोड़ा था तो 2 का स्क्वायर आ गया। दूसरा और तीसरा जोड़ा तो 3 का स्क्वायर आ गया। चौथा और सॉरी, यहाँ पे जोड़ा चौथा और पांचवा, यहाँ पे जोड़ा था 3 और 4, तो 4 का स्क्वायर और 5। यानी कि मैं मान के चलो 31st या रुको थोड़ा सही एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा
ज्यादा हो जाएगा। तो मान के चलो मेरे पास 15th ट्राइंगुलर नंबर है और 16th ट्राइंगुलर नंबर है, मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जो 16th ट्राइंगुलर नंबर है उसके हिसाब से 16 का स्क्वायर आना चाहिए। ये जो लास्ट वाला होता है ना उसके हिसाब से आता है। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप फाइंड कर सकते हो कि 50th का स्क्वायर, सॉरी 15th ट्राइंगुलर नंबर और 16th ट्राइंगुलर नंबर कौन सा होगा? तो ये आप एक्सरसाइज में लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 8th क्लास के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? कमेंट करना नहीं भूलना भाई, ये तो एक्सरसाइज तो ही करनी पड़ेगी, है ना? तो आगे क्या कह रहा है, वो स्क्वायर रूट्स के बारे में कुछ बता रहा है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? अच्छा, जब से हम क्या कर रहे थे, हमारे पास साइड दे रखी थी, तो हम उससे एरिया निकाल रहे थे साइड इंटू साइड करके। यानी अगर 2 है तो एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास एरिया दे रखा है 49, तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो आपको तो पता है 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो उसकी साइड की लेंथ कितनी हो गई? 7, 7 यूनिट हो गई। ठीक है। लेकिन अब इसको ये रिप्रेजेंट करेगा किसी और चीज से। वो कह रहा है कि मैंने क्या किया, एक सेकेंड, मेरा कर्सर कहाँ गया, ये रहा। मैंने क्या किया, सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विद एन एरिया 49 इज 7 सेंटीमीटर। तो हम इस चीज को क्या बुलाएंगे कि एरिया से हमने साइड निकाली, तो इसको हम क्या क्या बुलाएंगे कि वी कॉल 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। अच्छा, यानी कि जब हम एरिया से, सॉरी, जब साइड दे रखी थी 7, तो एरिया आ गया 49, 7 का स्क्वायर 49। अब हम हमें वो कह रहा है कि अगर मैंने एरिया दे दिया आपको 49, तो आप साइड कैसे निकालोगे? साइड निकालोगे 49 का स्क्वायर रूट लेके, जो कि आता है 7। 7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये कह रहा है वो। ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या कह रहा है ना? इन जनरल इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। अच्छा, ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत है वैसे तो, लेकिन ये मतलब आपको बाद में पता पड़ेगा कि इसमें क्या गलती है। वो कह रहा है वो कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे तो साइड आ गई, यहाँ पे एरिया आ गया। तो वो कह रहा है कि अगर मुझे साइड निकालनी हुई, एक्स की वैल्यू निकालनी हुई, तो वो रूट वाई के बराबर आएगी। यानी साइड निकालनी हुई तो वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया के बराबर। अरे, ऊपर चला गया फालतू में, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। सिंपल है, मैंने मतलब हर चीज बता रहा हूँ मैं आपको, ये वैसे बताने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, कुछ छूटेगा ही नहीं। ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? अब आप बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है यार, 8 होगा, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। वही वो वही ये बोल रहा होगा। we know that we know that 8 into 8 is 64, so 8 is the square root of 64. What about minus 8 into minus 8, that is 64 too? वो कह रहा है कि अगर मैं -8 इंटू -8 कर दूं, तो वो भी तो 64 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64 निकालूं, तो वो -8 भी तो हो सकता है। तो अब वो इस पे आर्ग्यूमेंट देगा। वो कह रहा है कि 8 का स्क्वायर भी 64 है और -8 का स्क्वायर भी 64 है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 एंड -8। अच्छा, ठीक है, यानी +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है।
So every perfect square has two integer square root. One is positive and other is negative. The square root of a number is noted by this and अच्छा, तो उसने थोड़ी सी यहाँ पे बात अब चेंज कर दी। वो कह रहा है कि अगर मेरे को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, मान के चलो 64, तो उसका 8 भी आ सकता है +8 और उसका -8 भी आ सकता है। ऐसे ही उसने 100 का एग्जांपल दिया है कि 100 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो +10 भी आ सकता है और -10 भी आ सकता है, क्योंकि -10 इंटू -10 भी 100 होता है और +10 इंटू +10 भी 100 होता है। तो इन जनरल उसने क्या बोला है, इन जनरल रूट ऑफ एन स्क्वायर इज +-n, रूट ऑफ n इंटू n विच इज n स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगा, +-n के बराबर आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड हो गई एक तरह से, मतलब मैं साइड और एरिया बार बार क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि वो उससे सिंपल हो जाता है समझना। तो एरिया का जब मैंने स्क्वायर रूट किया तो या तो वो प्लस माइनस साइड के बराबर, एक तरह से सोच रहा हूँ मैं। वैसे ही लॉजिकली तो गलत है, क्योंकि साइड जो है हमेशा पॉजिटिव होती है एंड ऑल, इस वजह से मैं थोड़ा बस समझने के लिए यूज कर रहे हैं हम इसे, ठीक है। तो वो कह रहा है इन दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि इस चैप्टर में हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात करेंगे, यानी कि प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस लगाएंगे, ठीक है। ऐसा वो क्यों कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, है ना। आपको पता है तो आप बताओ, कमेंट में बताओ। यार कमेंट किस चीज के लिए बनी हुई है मुझे नहीं पता, इस चीज के लिए ही तो बनी हुई है कि भाई स्टूडेंट भी कुछ आंसर करे। So given a number such that 576 or 327, how do we find out if it is a perfect square? If it is a perfect square, how can we find its square root? अच्छा, वो अब उसके पास दुविधा आ गई, जैसे 576 है और 327 है, तो पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो मुझे पहले ये फाइंड करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किस चीज का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही तो निकालूंगा, मान के चल। खैर ये तो मुझे पता है कि 24 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये निकालना पड़ेगा ना हर नंबर के लिए। अगर कोई बड़ा नंबर है मेरे पास, बहुत बड़ा नंबर, तो उसके लिए पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, फिर ये पता करना पड़ेगा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तभी तो मैं उसका स्क्वायर रूट निकाल पाऊंगा। तो बात तो वो सही कह रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है वो। आगे कह रहा है वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर्स एंड इन 14965 और एन इवन नंबर ऑफ जीरो, but it is not certain that a number that satisfy this condition is a square। वो कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमेशा इन छह नंबर से इन छह नंबर से एंड करेगा, 14965 और जीरो, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नंबर जो, अगर किसी नंबर के पीछे 4 आ गया तो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनाए, जैसे 24 है। तो वो कह रहा है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि वी कैन सर्टेनली से दैट 327 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 576 के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 576 के पीछे 6 तो आ रहा है, लेकिन जिसके पीछे 6 आ रहा है जरूरी नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो श्योरिटी हमें इसकी मिल गई कि 327 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे। आगे कह रहा है वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर्स इन सीक्वेंस and find out whether 576 occurs among them. We know that 202 is equal to 4. Sorry.
ये 202 नहीं है, ये यहाँ पे 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर इज 400। तो वी कैन फाइंड स्क्वायर्स ऑफ 21, 22, 23 so on until 576 or a number greater than 576। वो कह रहा है देख हमें जो है 327 के बारे में पता पड़ गया, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 7 था, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 576 के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता चला, तो हमें चेक करना पड़ेगा, 400 से लेके चेक करना पड़ेगा कि 576 किसका स्क्वायर हो सकता है या है भी है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे पता पड़ गया, जब हम निकाल रहे थे 20 के स्क्वायर से, तो हम चलते चले गए आगे, तो 24 का स्क्वायर हमें पता पड़ गया कि 576 के बराबर होता है। तो इससे हमें इसका स्क्वायर रूट पता पड़ गया 24। ठीक है। अगर मुझे कोई और नंबर दे रहा होता 629 दे रहा होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे चेक करना पड़ता बार बार। जैसे आपको पता 25 का स्क्वायर होता है 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो इन दोनों के बीच में कोई अब स्क्वायर तो आएगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब 629 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं मिल पाएगा। वैसे तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे कि इसके पीछे, नहीं इसको ऐसे नहीं चेक कर सकते थे, क्योंकि 3 3 9 के हिसाब से जो एंड पे 9 तो आ सकता है, लेकिन इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, ये हमें पता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट सॉरी, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। मैं एक और बार बता देता हूँ, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी खराब थी शायद, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे 629 है, अब पीछे डिजिट 9 आ रही है, इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर स्क्वायर हो सकता है ना, किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा। हमने चेक किया तो हमें पता चला कि यार 25 का स्क्वायर तो 625 है, और 26 का स्क्वायर 676 है। अब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, और बीच में आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना हुआ, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब ये जो प्रोसेस है वो बिकम इन एफिशिएंट फॉर लार्ज नंबर। अगर बहुत बड़ा नंबर दे रखा है तो उसमें आप चेक थोड़ी ना कर पाओगे, उसमें आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो ये इनएफिशिएंट है लार्ज नंबर्स के लिए। देखते हैं फिर आगे क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ consecutive odd numbers starting from 1। यानी कि इसने अब एक और प्रोसेस हमें बता दी कि अगर मुझे किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं पहले ये फाइंड कर सकता हूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे फाइंड करूंगा, उसमें पहले 1 माइनस करूंगा, फिर 3 माइनस करूंगा, फिर 5 एंड सो ऑन, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करता जाऊंगा। अगर वो जीरो आ गया तो इसका मतलब 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता भी है 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट 81 हमें कितना मिल जाएगा, 9 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। फ्रॉम 81 वी सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टेड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 until we obtained 0 at the ninth step। नाइन्थ स्टेप पे हमें 0 मिल गया, हमें पता पड़ गया 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। Therefore, root 81 is equal to 9। Can we find the square root of 729 using this method? Yes, but it will be time consuming। वो कह रहा है कि 729 का अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना होता तो क्या मैं कर सकता था इस मेथड से। तो बोला हाँ कर तो सकते थे, लेकिन इससे टाइम बहुत लग जाता, क्योंकि 81 और 729 जमीन आसमान का फर्क है इसमें। 81 के लिए मुझे 7 स्टेप लग गए, 729 के लिए तो पता नहीं कितने स्टेप लगेंगे, है ना। चलो फिर तीसरा उसने बताया क्या मेथड हो सकता है।
तीसरा क्या मेथड बताया, वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय अ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ. Will looking at the numbers prime factorization help in determining whether it is a perfect square or not. वो कह रहा है कि देखो किसी का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, नंबर है कोई n, तो मैं क्या करूंगा इस n को जो है फैक्टर्स में तोड़ लूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे n को मैंने अगर ऐसे देख लिया कैसे भी, अगर मैंने n को ऐसे करके देख लिया n इंटू एन की जगह, तो फिर मुझे पता पड़ जाएगा कि n है इसका स्क्वायर रूट ऑफ n कितना हो जाएगा. सॉरी, एक तो मुझे दूसरा इंटीजर लेना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम हो गए. मान के चलो कोई नंबर है x, तो मुझे x को कैसे तोड़ना पड़ेगा, बस ऐसे तोड़ देना है. जैसे ही मुझे पता पड़ जाएगा कि ये n इंटू एन की फॉर्म में आ गया, तो मुझे पता पड़ जाएगा रूट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n के बराबर आ जाएगी. तो वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर है मेरे पास तो मैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखा था ऊपर, जो रानी बोल रही थी उसके टाइम पे देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो ही हमें करना पड़ेगा ताकि हम n इंटू एन की फॉर्म में लिख पाए और हमें स्क्वायर रूट ऑफ x मिल जाएगा. ठीक है, तो वो कह रहा है यस, if we can divide the prime factors of a number into two equal groups, then the product of the prime factors in either group combine to form the square root. वो कह रहा है कि अगर हम प्राइम फैक्टर जैसे हमने निकाले, जैसे x का हमने प्राइम फैक्टर निकाला, बहुत कुछ निकाला और मैंने उसको इक्वल टू ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी कि n इंटू एन की फॉर्म में, तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x मिल जाएगा n. बार बार मैं सेम ही चीज बोल रहा हूँ, बस इसने दोबारा बोला तो मैंने दोबारा लिख दिया. ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब बोल रहा है कि इज 324 अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब देखो वही सेम चीज आ गई, इसमें क्या करेंगे हम, देखो 324 है, 324 पहली चीज 4 है एंड में, तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना. अब 324 के हमें वो निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं. तो सिंपल है, पहले 2 से डिवाइड करो तो 162, फिर 2 से डिवाइड करो 81, 81 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 27, फिर इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 9, और इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3, और इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं 1. और हाँ, पहले एक चीज और बता दूं, जैसे हमने 2 से यहाँ क्यों किया, हमें कैसे पता कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो होती है ना, अगर वो इवन है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो थोड़े से सहम गए थे जब ये चीज चल रही थी. ठीक है, कोई बात नहीं. तो हमें मिल गया, हमें क्या करना है, इनको दो इक्वल ग्रुप में बांटना है. हमें क्या मिला है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो दो इक्वल ग्रुप में बांटना है तो ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे एक ग्रुप ही हो गया, एक ग्रुप ही हो गया, दोनों इक्वल हैं, एक में भी, एक में एक 2 आ रहा है, एक में एक 2, दो 3 आ रहे हैं, दो 3 आ रहे हैं. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या हो जाएगा, इस एक ग्रुप के बराबर हो जाएगा. एक ग्रुप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18. यही होता है, वैसे आपको अगर याद है तो आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर रूट यही होता है. अरे यार, मिटाने गए थे और नीचे हो गया, है ना. तो अब आगे बढ़ते हैं, तो वो उसने भी सेम चीज करी है, 324 को फैक्टर्स में बांट दिया और फिर उसने बोला कि हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रुप की वैल्यू उतनी आ जाएगी. वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर्स इन पेयर, दैट इज, हाँ, उसने बोला कि हम प्राइम फैक्टर को ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे. और उसके बाद हम बोल देंगे कि एक 2 इसमें से ले लें, एक 3 इसमें से ले लें और एक 3 इसमें से ले लें. मतलब अगर बहुत सारे, मतलब प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई ही करते जा रहे हैं तो हमें ये मेथड थोड़ा ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा कि एक 2 ले लिया फिर 3 ले लिया फिर 3 लूंगा, ऐसे करते करते और फिर आ जाएगा आंसर.
तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप ग्रुप में कई बार बांट नहीं पाते हो जब ज्यादा नंबर्स होते हैं उस टाइम पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो ये तो हो गया हमारा, अभी ये खिचड़ी हमने 10 बार पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 156 को चेक करने के लिए हमें पहले 156 का वो निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 में या इवन है, टू से कर दूंगे, कर दोगे तो क्या होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर सकते हैं 39, फिर 3 से कर सकते हैं तो 13 आ गया, और फिर 13 से कर सकते हैं तो 1 आ गया। अब देखो इन दोनों को तो आप बांट सकते हो दो ग्रुप में, लेकिन 3 और 13 को तो आप बांट ही नहीं सकते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस वजह से नहीं बांट सकते। सिंपल। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें एक्सरसाइज मिल गई कि भाई मुझे 1156 और 2800 का वो निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं ये निकालना है, और इसी मेथड से निकालना है। मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1156, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा, तो टू, टू से ही हो जाएगा 5, फिर 15 को करेंगे तो 7, और 16 को करेंगे तो 8, 2 2 जा 4, 17 को करेंगे तो 2 8 जा 16, और फिर 18 को करेंगे तो 9, और 289 तो हमें पता ही है 17 का स्क्वायर होता है। तो 1156 ये जो नंबर है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको मैं दो ग्रुप में बांट सकता हूँ, 2 × 2 और 17 × 17। तो 1156 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक तो 2 इसमें से आ जाएगा, एक 17 इसमें से आ जाएगा, यानी कि 34 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, वैसे तो मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ, पर आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। 2800 को देखो, मैं वैसे तो मुझे नहीं करना चाहिए, स्कूल लेवल पे देखो जैसे होता है मेथड यही है, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है कोई चीज, उसके लिए मैं बता सकता हूँ। तो जल्दी के लिए क्या बोलोगे आप बोलोगे ये किसके बराबर है, ये 28 × 100 के बराबर है। अब 100 तो 10 का स्क्वायर है, और 28 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 4, सॉरी 7 × 2 × 2, है ना, 7 × 2 × 2, है ना। अब मैं इसको देखो, इसको तो मैं बांट पा रहा हूँ, इसको भी बांट पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं बांट नहीं पा रहा हूँ, इसका पेयर नहीं है दूसरा, इसका पेयर नहीं है, तो 2800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसको वैसे करोगे वैसे भी करवा सकता हूँ मैं, पर ये मैंने बहुत जल्दी करने की कोशिश करी है, कि आपको अगर जल्दी से फाइंड करना है, एमसीक्यू आ गया आपका, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप करोगे 2 से 1400, फिर 2 से करोगे 700, फिर 2 से करोगे 350, फिर 2 से करोगे तो 175, 175 हो गया ना, 200, हाँ। और फिर 5 से करोगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 से करोगे 7, और 7 से करोगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। यही तो बोला था मैंने, यही बोला था। तो आगे बढ़े, ये क्या बोल रहा है, वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय लुकिंग एट द closest perfect square we are familiar with and then narrowing down the interval to search। अच्छा, वो कह रहा है कि मैं जो है क्या करूंगा, जैसे मुझे किसी का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो मैं उसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर दिमाग में रखूंगा, कि मुझे इसका तो पता है, इसका पता है, तो इसके हिसाब से इसका निकाल लेता हूँ दूसरे जिसका पूछा है। यानी कि मैं जैसे इसमें लिख भी रखा है तो उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। वो कह रहा है मुझे अगर
रूट 1936 का निकालना है। तो मैं क्या सोचूंगा, 1936 किसके बीच में आ रहा है, 40 और 50 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना। 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 1936। यानी कि जो 1936 का स्क्वायर रूट होगा वो 40 और 50 के बीच में आएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है लास्ट डिजिट क्या है 1936 की, वो है 6। तो लास्ट डिजिट के हिसाब से उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 44 या 46 हो सकता है, क्योंकि क्योंकि 44 को जब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 44 का स्क्वायर जब करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, 4 4 जा 16, और 46 का करोगे तो भी 6 आएगा, 6 6 या 36, है ना। तो उसने ये अनुमान लगाया कि या तो 44 का होगा या 46 का होगा। अब उसने कहा ऐसा करते हैं, 45 का निकालना आसान है। आपको पता है ना 5 की टेबल सबको याद हो जाती है, चाहे कितना भी डम्ब बच्चा हो, बिल्कुल मनूस जिसे बोलते हैं ना टीचर, मनूस, कि भाई ये तो कुछ जानता ही नहीं है, इसे पढ़ाऊं कैसे। हाँ वही वही, उसको भी पता रहता है कि यार 5 का टेबल तो मुझे आता है, तो 45 तो मैं निकाल लूंगा। तो 45 जो है उसका टेबल लगाएगा, या फिर दो तरीके हैं, 45 × 45 कर लो, या फिर बोल दो कि भाई 40 + 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लगाएंगे, तो 1625 + 2ab, 2ab करेंगे तो 400 आ गया। तो ये आ जाएगा 16 और 4 20, 2025 आ गया। अब उसको समझ आ गया कि भाई 45 का जो स्क्वायर है वो 1936 से बड़ा है। इसका मतलब 1936 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 44 के ही बराबर होगा, क्योंकि 46 का स्क्वायर भी 1936 के बड़ा ही होगा। तो आप समझ गए ना। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, समझ तो गए वैसे, इतने मूर्ख नहीं है भाई, आजकल के बच्चे भाई पागल बनाए जाते हैं। तो 1936 का जो स्क्वायर रूट है वो 45 से कम है, और 46 से भी। इसका मतलब 1936 का स्क्वायर रूट 44 के बराबर ही होगा, ये बोल रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं, अभी ये हमने अनुमान लगाया ना 1936। ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई पूछ ले भाई 1946 का, और हमें से सीना ठुक के बोल रहे हैं कि भाई 44 ही आएगा, क्योंकि वो भी तो कम है 45 और 46 से। लेकिन ये स्क्वायर रूट ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। मोटी मोटी ये बात है कि हमें फिर 44 × 44 करके एक बार देखना पड़ेगा कि वो 1936 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम अभी भी श्योर नहीं हो सकते कि 44 ही होगा। ठीक है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ तो कहानी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ कहानी से आ रही है कुछ तो। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, अरिबम एंड बिजो प्ले अ गेम। देखो, अरे यार इनके नाम इतने गंदे हैं, मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ए और बी जो है गेम खेलने गए हैं। ठीक है। वन सेज अ नंबर एंड अदर रिप्लाइज विद द स्क्वायर रूट। एक जना तो नंबर बोलेगा और दूसरा जना क्या करेगा, उसका स्क्वायर रूट बोलेगा। ठीक है। तो अरिबम, सॉरी, ए जो है उसने स्टार्ट करा, उसने बोला 25, उसने बोला 25, तो बिजोंग ने बता दिया भाई 5 का, मतलब सॉरी 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, तो बिजोंग ने बोल दिया 5। ठीक है। यार बिजोंग भी अच्छा नाम लग रहा है अब तो मुझे, ये भी जान दो भाड़ में। तो वो बोल रहा है देन बिजोंग सेज 81, तो अरिबम ने आंसर कर दिया 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। द गेम गोज ऑन टिल अरिबम सेज 250। अब 250 वो जैसे ही बोला तो बिजों के पास कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि 250 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। उसने कहा चल ठीक है। अरिबम आस्क्ड बिजो इफ ही कैन एट लीस्ट प्रोवाइड अ नंबर दैट इज क्लोज टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250।
अब वो बोला अरिबम कि भाई देख, अगर 250 का स्क्वायर रूट नहीं है तो तू कोई इसके आसपास वाला बता दे, या तो इससे छोटा या इससे बड़ा। तो उसने कहा चल ऐसा कर देते हैं। तो उसके लिए बिजोऊ नीड्स टू एस्टिमेट स्क्वायर रूट ऑफ 250। अब बिजोऊ निकालने लगा, उसको समझ आ गया कि 250 जो है 100 और 400 के बीच में है, यानी 10 और 20 के बीच में आ रही होगी वैल्यू। फिर उसने और उसमें क्लोज करने की कोशिश करी। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर 250। वी नो दैट 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 250 जो है वो 15 के स्क्वायर, सॉरी 15 और 16 के बीच में आएगा 250 का स्क्वायर रूट, है ना। तो अब वो कह रहा है कि यार कौन सा ज्यादा क्लोज है, 15 ज्यादा क्लोज है या 16 ज्यादा क्लोज है। तो देखो 250 जो है 225 और 16 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 256। तो देखो ये ज्यादा क्लोज है ना, इन दोनों के बीच में 6 की दूरी है और इन दोनों के बीच में 25 की दूरी है। तो 256 ज्यादा क्लोज है। तो हमें क्या मिल गया कि जो बिजोऊ है, बिजोऊ को क्या आंसर करना चाहिए, 16 आंसर करना चाहिए, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर है वो 250 के बहुत करीब है। ठीक है, ठीक है, अब समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है भाई। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक्सरसाइज भी है भाई। वैसे एक्सरसाइज तो तुम्हें करनी चाहिए ना, अरे पर तुम तो आए ही इसीलिए हो कि एक्सरसाइज देखने को मिल जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। Here is the another problem that requires estimating square root. Akhil has a square piece of cloth of area 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि अखिल के पास एक कपड़ा है स्क्वायर फॉर्म में, और उसका जो एरिया निकल के आया है वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया है। ठीक है, अब वो कह रहा है he wants to know if he can cut out a square handkerchief of side 15 सेंटीमीटर। अच्छा, वो कह रहा है कि वो जानना चाहता है कि अगर वो एक हैंक एक सेकंड, अगर वो एक रूमाल काट पाए जिसकी साइड 100 सॉरी 15 सेंटीमीटर के बराबर है। वो कह रहा है कि मुझे क्या है इस क्लॉथ में से 15 सेंटीमीटर का एक रूमाल काटना है। तो वो कह रहा है ठीक है काट के देखते हैं। इफ नॉट ही वांट टू नो द मैक्सिमम साइज ऑफ हैंकरचीफ दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विद एन इंटीजर साइड लेंथ। वो कह रहा है कि अ, अगर ये 15 सेंटीमीटर का रूमाल, सॉरी 15 सेंटीमीटर वाली साइड वाला रूमाल नहीं काट सकता, तो ये बताओ कि इससे सबसे बड़ा जो मैं रूमाल काट सकता हूँ वो कितने साइड का होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि जो अरीबम सॉरी अखिल है वो है पागल, वो पागल है। अखिल क्या कह रहा है, अखिल कह रहा है कि उसके पास एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ का मतलब है कि वो एक टुकड़ा है, जरूरी नहीं वो स्क्वायर ही हो। ठीक है, यानी कि उसकी जो एरिया है वो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वो कह रहा है कि यार इसमें से मैं कट आउट करूंगा 15 सेंटीमीटर साइड वाला रूमाल। तो 15 सेंटीमीटर साइड वाला रूमाल तो इसमें से कट ही नहीं सकता, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 225। तो 15 सेंटीमीटर वाले रूमाल का जो एरिया हो जाएगा वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आप जो है मतलब आपके पास पांच जलेबी हैं और आप कह रहे हो भाई मुझे 7 दे दे। ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई, मेरे पास तो 5 ही जलेबी हैं, 7 कैसे दे दूं भाई। तो वो फिर अगली प्रॉब्लम पे आता है। वो कहता है अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम करो, ये बता दो कि मैं सबसे बड़ा हैंकरचीफ कितने साइड का बना सकता हूँ। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 125 का जो स्क्वायर रूट है
वो किसके आसपास आ रहा है? तो देखो ये 10 और 20 के बीच में तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना? तो यानी ये 11 और 12 के बीच में आ रहा होगा। ठीक है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है, इतना समझ आ गया हमको। तो 125 जो है 11 और 12 के बीच में आ रहा है इसका रूट। लेकिन अब आप एक चीज देखो, 121 121 ज्यादा क्लोज है या 144? अच्छा, अब कुछ जने बोलेंगे कि भाई मास्टर पागल हो गया है। मास्टर पागल इसलिए हो गया है क्योंकि एक चीज बताओ, अगर मान के चल ये भी क्लोज होता, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे 126 लिखा होता और फिर ये क्लोज हो जाता, पर इससे फायदा ही नहीं है क्योंकि 126 सेंटीमीटर का मेरे पास कपड़ा है ही नहीं। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट चूज कर सकता हूँ जो इससे कम होगा, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जो 125 से कम होगा, सिर्फ वही वाला ले सकता हूँ, ज्यादा वाला ले ही नहीं सकता क्योंकि वो आप काट ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हम सिर्फ 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर साइड वाली रूमाल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अखिल की। अच्छा, इसने आंसर भी दे रखा है, देखो आंसर भी दे रखा है ये रहा। 125 is not a perfect square. The nearest perfect square is 11 square and 12 square. So the largest square handkerchief with integer side length that can be cut out from this piece of cloth has a side length 11 centimeter. 11 और 12 दोनों क्लोज हैं लेकिन 12 बड़ा है तो उसे भी नहीं ले सकते, है ना? चलो तो आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया फिगर इट आउट वाला कुछ आ गया है ना? उसके बाद क्या है? अच्छा, ये एक्सरसाइज है पूरी, उसके बाद फिर क्यूब स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस एक्सरसाइज को कर लेते हैं भाई। देखो, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा कैसे? ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से हो जाएगा आराम से। तो 2032, एक चीज बताओ, पहली चीज तो एंड में 2 आ सकता है क्या? एंड में 2 तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये वाला। 2048, 2048, 8 लास्ट में आ सकता है क्या? 8 तो लास्ट में नहीं आ सकता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ये है ना ये है। 1027, क्या 7 लास्ट में आ सकता है? 7 लास्ट में नहीं आ सकता। लास्ट में क्या क्या आ सकते थे, याद है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। लास्ट में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और 5 5 जा 25 और 0, ये सब, अरे ये सब आ सकते हैं, है ना? तो ना तो टू टू वाला आ सकता है, ना 8 ना 7, तो ये तीनों तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आता है 1089, सिर्फ हमें यही चेक करना है क्योंकि 9 आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना? तो 1089 को चेक करते हैं। अच्छा, ये किससे डिविजिबल हो रहा है? पहले तो ये देखो, मतलब किससे डिवाइड हो पा रहा है? तो ये 3 से डिवाइड हो पा रहा है। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, और 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 121, और 121 कैसे करेंगे? 11 से कट जाता है, सबको पता है 11 का स्क्वायर 121 आता है। और ये परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया क्योंकि हमें दो पेयर मिल गए। ये आता है हमारा 3 × 11 का होल स्क्वायर विच इज 33 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन भी करना है हमें। which which one among 64 square, 108 square, 292 square and 36 square has a last digit 4? वो कह रहा है किसके लास्ट डिजिट 4 होगी। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, सिर्फ लास्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करके देख लेना है बस।
64 के एंड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 4 जो 16 आएगा, तो लास्ट डिजिट इसकी 6 हो जाएगी, 4 तो नहीं आ रही। 108 में 8 8 जा 64, तो 4 लास्ट डिजिट हो जाएगी। 292 में 292 में 2 आ रही, तो 2 2 जा 4, इसकी भी लास्ट डिजिट 4 हो जाएगी। 36 में 36 में 6 6 जा 36, इसमें तो 6 आ रही है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, जो हमारी ट्रिक थी, ट्रिक नहीं, हमने सॉल्व करा था भाई, पिछली क्लास में पूरा सॉल्व करा था, कि पेयर्स जो होते हैं हमारे, जैसे 1 और 9 का, दोनों का लास्ट डिजिट 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर। अगर किसी के लास्ट में 2 आ रहा होगा या 8 आ रहा होगा, तो उन दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ 2 2 जो 4 और 8 तो 4 लास्ट डिजिट में है, यूनिट डिजिट बता रहा हूँ स्क्वायर की। 1 का स्क्वायर करेंगे या 9, जिसकी लास्ट में 1 आ रहा होगा या लास्ट में 9 आ रहा होगा, इसके लास्ट में 2 या 8 आ रहा होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही 3 और उसके 7 के लिए बताया था, 9 आएगा। उसके बाद 4 और उसके 6 के लिए बताया था, 6 आएगा। और 5 का यूनिक होता है 5 5 25, और 0 का यूनिक होता है 0। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था, है ना। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, गिवन 125 का स्क्वायर ये है, तो 126 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये तो थोड़ा भयंकर सवाल पूछ लिया ना, पर इसको हम, कई तरीके हैं मेरे पास तो करने के इसको, पर मैं कैसे करूंगा। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो 126 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 125 का स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर। 126 ऑड नंबर कैसे निकालूंगा, 2n-1 से निकालूंगा, तो 2 इंटू 126 माइनस 1, विच इज 256 माइनस 252 माइनस 1, विच इज 251, इसमें जोड़ना पड़ेगा और हमें 126 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हो रहा है भाई सब कुछ, अब पढ़ लिया है ना, इस वजह से सब कुछ सिंपल लग रहा है इसको, है ना। अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो वो कह रहा है हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें हमको पता है 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसकी साइड निकालनी है। साइड कैसे निकालेंगे, इसका रूट ले लेंगे 441 का। तो जिनको पता है वो तो इसका आंसर डायरेक्ट बोल देंगे 21, और जिनको नहीं पता है वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 7 जा 21। फिर ये 3 से कट रहा है, तो 3 4 जा 12, और 3 9 जा 27। फिर ये 7 से कट रहा है, और ये भी 7 से कट रहा है। ठीक है, तो पेयर बन गए दो, यहाँ से आया 3, यहाँ से आया 7, तो आंसर कितना हो गया, 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर। तो साइड की लेंथ कितनी आ गई, 21 आ गई ना। बहुत मैंने मतलब अब समझा दिया है ना सब कुछ, तो मैं फास्ट फास्ट कर सकता हूँ, आपको समझना पड़ेगा खुद। क्योंकि अगर मैं अब भी ऐसे लुल्लपना दिखाऊंगा ना, तो तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही हो जाएगा। खैर तुम्हारा दिमाग तेज है मुझे पता है, लेकिन अब क्या ही करें। पर इन चीजों में नहीं लगता है ना, पढ़ाई में दिमाग तेज नहीं है तुम्हारा। अभी फ्री फायर चल रहा हो, आई हेड पे हेड, हेड पे। Find the smallest square number that is divisible by each of the following number 4, 9 and 10। हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। अच्छा, इसमें क्या करूंगा मैं, देखो ये बहुत ही सोच समझ के बनाया। देखो 4 से जो डिविजिबल होगा, 9 से भी हमें डिविजिबल कराना है, और 10 से भी डिविजिबल कराना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से देखो, अच्छा जो 10 से डिविजिबल होगा, नहीं
मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ सब कुछ करके। देखो, हमें एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है ना? तो मैं क्या करूँगा, अ, 4 सब मतलब मैं धीरे-धीरे चल रहा हूँ, पहले 4 के लिए करते हैं। तो 4 के लिए क्या होगा, 4 सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मुझे 9 से भी इसको डिवाइड करना है तो मुझे 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी 36 जो है वो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल है और सबसे छोटा है, ठीक है? लेकिन 10 के केस में थोड़ी कहानी अलग आ गई, क्योंकि एक तो मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 360 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, पेयर नहीं बनना ना, इन दोनों का तो पेयर बनना है, 2 इंटू टू, इसका 3 इंटू थ्री, लेकिन इसका पेयर नहीं बनना। तो हमें पेयर बनवाना पड़ेगा, और बनवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें या तो अच्छा, तुम्हारा दिमाग ऐसे चल सकता है कि अगर मुझे पेयर बनाना है तो मैं इसका ही पेयर ले लेता हूँ, 10 इंटू 10 ले लूंगा। पर यहीं पे कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें चाहिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या है, जब हम 10 इंटू 10 कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना? अब 2 इंटू 2 तो पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है ना हमने, तो हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नहीं रहेगा, वो फिर बड़ा नंबर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसमें 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे पेयर भी बन जाएगा और 10 से डिवाइड भी हो जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। देखो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से करा, अब ये 2 इंटू 2 पेयर बनना है, ये 3 इंटू 3 पेयर बनना है। अब मुझे 10 का जब पेयर बनाना था तो मैंने 5 इंटू 5 कर दिया, क्योंकि 2 इंटू 2 पहले से है ही है, तो 5 इंटू 5 के आने से 10 इंटू 10 का पेयर बन गया, ठीक है? तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 36 इंटू 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 फोर जा 100, तो 900 एक ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है? सिंपल था वैसे भी ये, बस इसमें दिमाग लगाना था। सिंपल ही चल रहा है जब से। अब देखते हैं आगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि 9408 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो सिंपल है, पहले हमें देखना पड़ेगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें, हमारी क्या कंडीशन थी कि पेयर बन जाए। तो जो पेयर में मिसिंग वाला पेयर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि 9408 है ना, तो उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और यहाँ पे 2 4 जा 8। फिर ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4। फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और फिर उसके बाद 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर उसके बाद 2 से करेंगे, जब तक ये इवन रहेगा तब तक तो 2 से ही करते रहेंगे। तो 2 5 जा 10, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे तो ये तो 29 हो गया, ये 4 हो गया, और फिर 2 से करेंगे तो ये 1 हो गया, और ये 37, सॉरी 47 हो गया। तो 147 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है 21 बार। फिर ये 7 से हो रहा है 3 टाइम्स, और 3 से हो रहा है 1 टाइम। तो हमें किस किस के पेयर मिल गए, 2 का पेयर मिल गया, 2 का पेयर मिल गया, 2 का पेयर मिल गया, 7 का पेयर मिल गया, बस 3 का पेयर नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, 9408 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, एक पेयर यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 7 मिल गया, और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 3 मिल गया। तो हमें किसका स्क्वायर मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, इसका स्क्वायर मिल गया। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ, ये कितना हो गया, 8, ये हो गया 7, ये हो गया 3।
7 3 जा 21, 21 8 जा 168, तो ये 168 का स्क्वायर बन गया। अच्छा था सवाल यार ये अच्छा था, है ना। अच्छा था कि क्या मल्टीप्लाई करें कि ये वो बन जाए, पर सब सिंपल ही चल रहा है, ये वाली बात है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है। हाँ, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, तो वो कह रहा है कि 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर में कितने नंबर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा आपको एक और चीज बता दूं। जब हम कर रहे थे ना पिछली क्लास वाले, एक तो भूलना नहीं है पिछली क्लास वाला, जब हम कर रहे थे ना 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 और 4 के बीच में कितना आ रहा था, 4 - 1 और अगेन -1। 2 और 3 तो आते हैं सिर्फ, तो हमें एक और -1 करना पड़ता है क्योंकि बीच में बोला है। 16 और 17 के बीच में बोला है, 16 और 17 उसमें से हटा देना है ना, इस वजह से। तो एक चीज तो हमें पता पड़ गई, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 289 -256, और अगेन -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ बीच के नंबर चाहिए। इससे क्या मिल जाएगा, इससे या तो 17 को इंक्लूड कर लो या 16 को इंक्लूड कर लो, ये वाला आंसर आता है। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इसका, ये तुम्हारा आएगा 3 एंड अगेन 3, 33 - 1, 32 आंसर है। 32 नंबर्स हैं 16 स्क्वायर और 17 स्क्वायर के बीच में। अब इसी चीज को हमें उसके लिए और करना है, 99 और 100 के लिए और करना है। तो वो कैसे करेंगे, 99 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 100 - 1 का स्क्वायर कर देंगे और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, तो 200 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10,000 -199। ठीक है, अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों के बीच के नंबर निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर और -1 और करना पड़ेगा। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 99 का स्क्वायर ये दे रखा है, तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। अच्छा, इसको माइनस करा तो ये माइनस और ये प्लस, समझ गए ना। -1 और करना पड़ेगा, तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा और 199 -1 कितना आ गया, 198 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 198 नंबर हैं 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अच्छा, कोई पैटर्न दे रखा होगा और हमें मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्या कह रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दें तो 3 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर मिल गया। अब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर दें तो हमें 13 का स्क्वायर मिल गया। अब हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है ना, पैटर्न देख लो। यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 3 4 5 ये चल रहा है। ठीक है, और इन दोनों में एक का डिफरेंस है, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो 5। ठीक है, अब ये नंबर क्या है, ये 2 6 12 और 20, ये नंबर में कुछ बन रहा है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। और अच्छा, इन तीनों नंबर में भी कुछ बन रहा होगा भाई। इन इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, तो अगले में 8 का डिफरेंस होगा। तो 13 और 8 21 का स्क्वायर दे रखा है।
ठीक है। सिमिलरली जब ऐसे करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 9 दे रखा है, तो जब देखो 4 था तो 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10 का स्क्वायर, यही चल रहा है ना। तो हमें ये इन सब के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आप ये ऐड करते जा रहे हो ना, तो वो बोल रहा है कि मैं कितना ऐड करूं और कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पैटर्न चल रहा था, तो हमें वो पैटर्न दोबारा से नोटिस करना पड़ेगा। देखो 2 6 12 20, तो यहाँ पे क्या था 4 6 8 देन 10 देन 12 देन उसके बाद 12 के बाद 14, हाँ 14 देन 16। तो नंबर क्या मिल रहे हैं हमको, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56, 56 और 16 72। मेरे ख्याल से इतना ही जरूरत होगा ना। तो वो 5 के टाइम पे यहाँ पे 20 आ रहा था, 6 के टाइम पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, यहाँ पे 66 आ जाएगा, यहाँ पे 72, और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 18 और जोड़ना पड़ेगा। तो 18 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा ना, 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 91। 91 क्यों आएगा, क्योंकि ये एक इससे ज्यादा है बस। देखो जब यहाँ 2 था तो यहाँ 3 आ रहा था, यहाँ 6 था तो यहाँ 7 आ रहा था, यहाँ 12 था तो 13 आ रहा था, 20 था तो 21, और यहाँ 90 था तो 91। ये एक अच्छा सवाल है भाई, इसको ना दोबारा भी देख लेना, अगर जैसे समझ नहीं आया तो देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे गिनती चल रही है 1 से लेकर 9 तक, इसकी गिनती 2 से चालू हुई है तो 10 तक चल रही है। इसमें पैटर्न था 2 6 12 20 से लेके, इसमें पैटर्न चल रहा था, और इसमें सेम पैटर्न चल रहा है, बस एक ज्यादा कर दिया है। तो हमें वो पैटर्न फाइंड करके नंबर्स फाइंड करने थे। अब मैंने ये मिटा दिया है, अगर किसी का नहीं उतरा हो तो खैर तुम तो वीडियो सही ही लिखोगे वैसे ही, तो मैं क्या, तुम तो वीडियो में जाके अच्छा मैंने तो छाप लिया है अपनी बुक में, अब दिखा दूंगा। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। ओहो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है भाई। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो हाँ, जैसे ये है, तो एक अगर मैं स्क्वायर पकड़ लूं, उसमें कितने कर रखे हैं, उसने 5 कर रखे हैं। वैसे तो मुझे ये होमवर्क देना चाहिए भाई तुमको, या होमवर्क ही दे दें, ये थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद तुम कर लेना। जैसे इसमें 25 स्क्वायर तो दिख ही रहे हैं, 5 रो 5 कॉलम, तो 25 स्क्वायर तो ये छोटे वाले हो गए। अब इसमें वैसे वाले स्क्वायर भी आएंगे बस, तो अ, एक सेकंड रुको, इसको होमवर्क ही लो, क्योंकि मुझे इसमें जैसे अ, इसको कई तरीके हैं करने के। तरीके कैसे, देखो अगर मैं उसकी बात करूँ ना, जैसे ये जो स्क्वायर है इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ये वाले भी फाइंड करने हो और 3 वाले भी फाइंड करने हो। अगर ऐसे फाइंड करने होंगे तो इसमें आंसर बहुत अलग आएगा, और अगर मुझे सिर्फ ये स्क्वायर वैसे देखने हैं कि ये एक स्क्वायर काउंट करना है, तो आंसर बहुत सिंपल आएगा। क्योंकि अगर मुझे ये काउंट करना हुआ तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हैं, ये टेढ़े वाले 5 हैं, तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे करते करते, लेकिन टोटल तो यहाँ पे 9 है, क्योंकि 4 सीधे हैं, यहाँ पे 5 सीधे हैं, यहाँ पे 4 सीधे हैं, यहाँ पे 5 सीधे हैं। तो टोटल यहाँ पे 9 की वो चल रही है। और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 9। तो एक तरह से अगर देखो देखा जाए, तो अगर मैं इस पूरे को इस पूरे को अगर मैं एक काउंट कर लूं, तो यहाँ पे 9 × 9 दे रखा है,
यानी 81 स्क्वायर दे रखे हैं एक तरह से। तो वो कह रहा है कि राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर जो खुद से या एक से डिवाइड हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे 81 है ना, तो 81 का आंसर होता है 9 × 9। तो हमें क्या करना है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 3 एक प्राइम नंबर है, तो हमें 3 की फॉर्म में लिखना है इसको, ऐसे। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन ही है क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए अब ये क्यूब वाले से हम आगे से स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे इसको क्यूबिक नंबर्स को। हमने वैसे खूब कर लिया ना, 7 से 11 पेज नंबर तक कर लिया, उसके बाद ये चलेगा। सही है यार, ज्यादा नहीं बचा है यार, मेरे ख्याल से एक या दो वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।